हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। देखिए, डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के लिए अगर हम केमिकल शिफ्ट की बात करें तो वो उसके लोकल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। लोकल एनवायरनमेंट का मतलब है उस प्रोटॉन के चारों ओर दूसरे किस तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, और ये लोकल एनवायरनमेंट उस प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट को डिसाइड करता है। अब देखिए, किसी भी प्रोटॉन के लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है उसका यूज हम किसी भी प्रोटॉन के कैरेक्टराइजेशन के लिए कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए जो केमिकल शिफ्ट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। मींस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है। ये हो जाएंगे डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स और ये हो जाएगी उनके लिए डेल्टा या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और ये हो जाएंगे कुछ और डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स और उनके लिए डेल्टा की वैल्यूज। और यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू लिखी हुई है उसके बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नियर बाय एटम्स और ग्रुप्स, या इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, किसी भी प्रोटॉन के पास अगर -I इफेक्ट वाला एटम या ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो उस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस होती है तो उस केस में जो प्रोटॉन होगा उसकी डीशील्डिंग हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर प्रोटॉन के अराउंड +I इफेक्ट वाला एटम या ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो उस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, और इस तरह से उस प्रोटॉन की शील्डिंग हो जाती है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पर कुछ मिथाइल प्रोटॉन के लिए डेल्टा की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर मिथाइल प्रोटॉन के लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो उससे जुड़े एटम पर डिपेंड करती है। देखिए, यहाँ पर मिथाइल प्रोटॉन के साथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती है, मींस प्रोटॉन की डीशील्डिंग बढ़ती है। देखिए, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन क्या करेगा, इस प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और वो प्रोटॉन डीशील्डेड हो जाएगा। डीशील्डेड प्रोटॉन के लिए डेल्टा की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 होती है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की डीशील्डिंग कम होती है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू कम है। अब देखिए, अगर किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज होते हैं तो उसके साथ साथ उस प्रोटॉन की डीशील्डिंग इंक्रीज हो जाती है, तो वहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, जैसे जैसे हैलोजेंस की संख्या बढ़ती है वो क्या करता है, उस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे प्रोटॉन की डीशील्डिंग हो जाती है। अब बात करते हैं हैलोजन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस की। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन और हैलोजन एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम इस प्रोटॉन और इस हैलोजन को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तीसरे एग्जाम्पल में हम इस प्रोटॉन और इस हैलोजन को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ रही है। मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे हैलोजन वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो इस केस में प्रोटॉन की डीशील्डिंग नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जो डीशील्डिंग इफेक्ट है वो डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होता है। तो जब डीशील्डिंग कम होगी तो वहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब देखिए, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम
कार्बन एटम से रिप्लेस होता है तो उस केस में डीशील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि डीशील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन एटम फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो उस केस में भी डीशील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। इस वजह से प्रोटॉन की डीशील्डिंग हो जाती है। अब अगर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की वजह से भी प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर डीशील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पर डाइफिनाइल मिथाइल कैटाइन का एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पर इस प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसके साथ दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि रेजोनेंस शो करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अगर कार्बन की बात करें तो वो sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। अब अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड देखें तो यहाँ पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होती हैं, और ये हो जाएगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए डेल्टा की वैल्यू। अब देखिए इसके लिए डेल्टा की वैल्यू कम क्यों होती है, मीन्स यहाँ पर डीशील्डिंग कम क्यों होती है, तो इसका रीजन क्या होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें तो उसमें s कैरेक्टर 25% होते हैं, तो देखिए जितने s कैरेक्टर कम होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी उतनी कम होगी। तो हम कह सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है तो वहां पर डीशील्डिंग भी कम होगी, और डीशील्डिंग कम होगी तो डेल्टा या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी कम होगी। अब बात करते हैं sp2 कार्बन की, तो देखिए इस कार्बन से जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ होता है उसको हम ओलिफिनिक या विनाइलिक प्रोटॉन कहते हैं। और एलिफेटिक कार्बन की बात करें तो उससे जब प्रोटॉन जुड़ा हुआ होता है तो उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 4.5 से 7 के बीच में रहती है। अब यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर डीशील्डिंग बढ़ रही है। अब इसका कारण क्या होता है, देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें तो उसमें 33.3% s कैरेक्टर होते हैं, तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ डीशील्डिंग भी बढ़ती है। अब एरोमेटिक प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7 से लेकर 8 तक होती है, और एल्डिहाइड प्रोटॉन की बात करें तो उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 9 से लेकर 10 तक होती है। अब यहाँ पर इन दोनों का जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो हम मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी की हेल्प से समझेंगे, उसको हम मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी को हम लास्ट फैक्टर में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की, तो देखिए जब कोई भी प्रोटॉन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम एसिटाइनिक प्रोटॉन कहते हैं। इसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक होती है, और अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें तो उसमें 50% s कैरेक्टर होते हैं। अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है और डीशील्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है, मीन्स यहाँ पर जो डीशील्डिंग है वो बहुत कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा की जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत कम आती है, तो इसका रीजन भी हम मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी की हेल्प से समझेंगे। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं उनकी डीशील्डिंग नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन से ज्यादा होती है।
अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वहां पर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड जो प्रोटॉन है वो डीशील्डेड हो जाएगा। अब इसको हम इथाइल अल्कोहल के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम कंसंट्रेटेड इथाइल अल्कोहल की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मींस जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। इस वजह से हाइड्रोजन की डीशील्डिंग होगी और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और अगर इथाइल अल्कोहल का हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस केस में इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री रहेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो प्रोटॉन क्या होगा, उतना डीशील्ड नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से उसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अब देखिए, प्रोटॉन का जो इस तरह का बिहेवियर है उसके बेसिस पर हम इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब देखिए, अगर अल्कोहल की बात करें तो उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उस केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया है इस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। अब ये बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में बनता है तो जब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे तो वहां पर किसी भी तरह का केमिकल शिफ्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अल्कोहल के केस में डाइल्यूट करते हैं तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में H बॉन्ड नहीं बन पाता है, लेकिन इंट्रा मॉलिक्यूलर के केस में मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो उस सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट भी करते हैं तो वहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन की। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और इनॉल तीनों में ही एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है उसके लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये रहेगी, फिनॉल के लिए ये रहेगी और इनॉल के लिए ये रहेगी। अब इन तीनों कंपाउंड्स में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो डीशील्डेड होता है। तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। पहला तो हो जाएगा इससे जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसकी हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और दूसरा हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से उस एसिडिक प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ होना। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ये हो जाएगा इसका एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए, ये ऑक्सीजन अपनी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डीशील्डेड हो जाएगा। दूसरा, रेजोनेंस की वजह से इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से भी इस हाइड्रोजन की डीशील्डिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इन तीनों कंपाउंड्स के साथ जो एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो डीशील्डेड होता है, इसलिए इन तीनों कंपाउंड्स के प्रोटॉन्स के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आती है। अब बात करते हैं वान डेर वाल्स डीशील्डिंग की। तो देखिए, जब नॉन विसिनल प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो उस केस में वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, मींस बहुत सारे प्रोटॉन्स एक साथ आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करते हैं, और जब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होता है
तो उस केस में उस प्रोटॉन की डीशिल्डिंग हो जाती है। तो ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे की म्यूचुअल डीशिल्डिंग करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी की। देखिए, एनआइसोट्रॉपी एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब बात करते हैं मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी क्या होती है। देखिए, अगर किसी एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें एक रीजन में तो प्रोटॉन की शील्डिंग होती है और दूसरे रीजन में प्रोटॉन की डीशील्डिंग होती है, या हम कह सकते हैं एक डायरेक्शन में तो प्रोटॉन की शील्डिंग हो रही है और दूसरी डायरेक्शन में प्रोटॉन की डीशील्डिंग हो रही है। तो इसको ही हम मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन की। तो देखिए, एल्कीन को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एल्कीन क्या करती है, अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है कि उसका जो डबल बॉन्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। अब देखिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन को ब्लू सर्किल से रिप्रेजेंट किया गया है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर शील्डिंग और डीशील्डिंग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है तो वहां पर प्रोटॉन की डीशील्डिंग होती है, और अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करते हैं या उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो वहां पर प्रोटॉन की शील्डिंग होती है। तो देखिए, अगर इन एल्कीन्स के हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सिमिलर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन प्रोटॉन्स की डीशील्डिंग हो रही है। और अगर एल्कीन के सेंटर की बात करें तो यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम कह सकते हैं एल्कीन्स के जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पर डीशील्डेड होते हैं, और जब डीशील्डिंग होगी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का। देखिए, जब एल्डिहाइड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एल्डिहाइड क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप को उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज कर देता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसके पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए, इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो इस एल्डिहाइडिक प्रोटॉन के पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर इस एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की डीशील्डिंग होगी। इस वजह से इस प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट या डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। देखिए, अभी हमने स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड के प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा क्यों होती है। तो उसका रीजन ये होता है मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के पास देखें तो यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोज होते हैं। अब बात करते हैं एरोमेटिक प्रोटॉन्स की। तो देखिए, एरोमेटिक प्रोटॉन की बात करें तो बेंजीन को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बेंजीन क्या करता है, अपने आप को उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेता है। देखिए, बेंजीन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। तो ये हो जाएगा बेंजीन और ये हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब बेंजीन को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है
उसके पास जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर बेंजीन के जो प्रोटॉन्स हैं वो डीशील्डेड हो जाएंगे और उसकी वजह से इनके लिए डेल्टा या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा आती है। और बेंजीन रिंग के मिडिल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब डिस्कस करते हैं एल्काइन को। तो देखिए अभी जो 3 कंपाउंड हमने डिस्कस किए हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज कर लेते हैं। लेकिन एल्काइंस क्या करते हैं, अपने आप को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अरेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और ये हो जाएगा एल्काइन का मॉलिक्यूल। अब देखिए जब एल्काइन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड फील्ड के प्लेन के ऑर्थोगोनल सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए अगर प्रोटॉन्स की बात करें तो ये हो जाएंगे एल्काइन के दोनों प्रोटॉन। अब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो प्रोटॉन के रीजन में इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट हो जाती है। तो इस केस में इन प्रोटॉन्स की शील्डिंग होगी और जब शील्डिंग होती है तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो देखिए हमने स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए डेल्टा की वैल्यू डिस्कस की थी और वो क्या आती है, बहुत कम आती है। तो उसका रीजन ये हो जाएगा, मींस उसको हम मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी की हेल्प से समझ सकते हैं। अब देखिए एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कभी कभी अपने आप को अप्लाइड फील्ड के परपेंडिकुलर भी अरेंज कर लेता है, लेकिन इस ओरिएंटेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ केसेस में एसिटाइलिन प्रोटॉन की शील्डिंग ही होती है और इस वजह से उसके लिए डेल्टा की वैल्यू या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम आती है। तो ये हो गया केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में।